वेलकम टू ए के स्टडी नोट्स। मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए एक अच्छा सा और नया आपका सेशन चालू हुआ है, यानी कि भूगोल यानी ज्योग्राफी में सुदूर पूर्व एशिया का हल मॉडल पेपर आपके बीच लेके आया हूँ। जो आपका पेपर थर्ड से बिलोंग कर रहा है कि थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए पेपर थर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपका ऑप्शनल होता है। इसमें आपको कुछ छात्र छात्राएँ सुदूर पूर्व एशिया यानी फॉर ईस्ट एशिया ले रखे रहते हैं, और कुछ छात्र छात्राएँ जो होती हैं वो साउथ ईस्ट यानी कि साउथ एशिया ले रखते हैं। यानी कि तो इस तरीके से आप लोग अपना जो सब्जेक्ट ले रखे हैं तो सब्जेक्ट वाइज क्लास तैयार कीजिए अपना, और इसमें मैं आपको अच्छे से अच्छा पेपर तैयार करने का पूरा प्रयास किया हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और सबसे बड़ी अहम बात ये रहेगी दोस्तों कि आपका जो ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है इसमें आपके सारे जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पे अपडेट कराया गया है। तो दोस्तों जो छात्र छात्राएँ अभी तक इसको हमारे यानी कि बात करें तो आपके जो मॉडल पेपर है अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके वही प्रश्न अपडेट किया जाता है जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हों। तो आइए चलते हैं लेके आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो दोस्तों देर ना करें, क्योंकि इस तरीके से आपका पेपर भी नज़दीक है और आप लोग देर करेंगे तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो अपने आप को ज़रूर तैयार करें एक बार। अब बात करते हैं आपके पहला आपका दे रखा है यहाँ पे बीए तृतीय वर्ष भूगोल यानी कि ऑप्शनल है आपका तृतीय प्रश्न पत्र सुदूर पूर्व एशिया। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आने की आपको यह बता दें कि सेक्शन आ यानी कि आपका ये जो डिवाइड है यानी कि सेक्शन खंड 3 खंडों में विभाजित है। ये आपका पहला पता है खंड आ, खंड बा और खंड सा। तो इसमें आपके सारे फिर आपका आता है खंड आ में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, यानी कि आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसका आपको आंसर सटीक आपको 50 शब्दों में देना है। पहला का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जापान को भौतिक प्रदेशों में बांटिए, यानी कि जापान को भौतिक प्रदेशों में आपको बांटना है। यहाँ पे आपको यानी कि जो इसके भौतिक प्रदेश हैं वो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए लेके चलते हैं, आपको बताते हैं इसमें कि जापान के जो भौतिक प्रदेश हैं तो ये जो आपके जापान के भौतिक प्रदेश हैं वो निम्नलिखित रूप से आपको यहाँ पे बताया गया है कि धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर जापान को निम्नलिखित 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका आता है होक्काइडो। पहला क्या आता है आपका? होक्काइडो। उसके बाद में दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी प्रखंड, यानी कि दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी प्रखंड। तीसरा आपका आता है दोस्तों मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कोंटा प्रदेश। चौथा आपका आता है दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड, यानी कि जापान की जो भौतिक प्रदेश हैं वो 4 आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका आता है होक्काइडो, दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी प्रखंड, तीसरा मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, चौथा आपका आता है दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। तो इस तरीके से आपका जापान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब क्वेश्चन आपका आता है सेकंड, यानी कि पहले का दूसरा, चीन की 3 नदियों के नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो जो आपके चीन के 3 नदियां हैं प्रमुख, वो पहले आपकी आती हैं, क्या आते हैं? हांगहो नदी। क्या आता है आपका? हांगहो नदी। दूसरा आपका आता है आमूर नदी। क्या है आपका? आमूर नदी। तीसरा आपका आता है यांगटीसी क्यांग नदी, यानी कि तीसरा आपका आता है पहला हांगहो नदी, दूसरा आमूर नदी और तीसरा यांगटीसी नदी। अगर आपसे कोई प्रश्न आपका ये आता है कि चीन के 3 प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो आपकी जो चीन के 3 प्रमुख जो नदियां हैं कुछ इस प्रकार से थी आपकी। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है चीन के लोएस्ट क्षेत्र, यानी कि जो चीन के लोएस्ट क्षेत्र हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। अब चीन के जो लोएस्ट क्षेत्र हैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताते हैं। चीन के क्षेत्र पर, यानी कि चीन के क्षेत्र पर यानी कि शीतकालीन में चलने वाली हवाएं अपने साथ महीन और पीली मिट्टी लाती हैं, जिसको उत्तरी चीन के क्षेत्र
पर जमा कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट क्षेत्र कहते हैं। लोएस्ट क्षेत्र किसे कहते हैं, चीन के उस क्षेत्र पर जिसमें शीतकाल में जो उसकी हवाएं चलती है उसके साथ जो महीन महीन पीली मिट्टी लाती है, और जिसको चीन के क्षेत्र पर इनकी जमा करते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र में है उसमें हम जमा करते हैं, उस पर मिट्टी जमा हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार शांसी प्रांत के पश्चिम यानी कि शांसी, आपका जो शांसी प्रदेश है, शांसी प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शांसी प्रांत के दक्षिण में है, वहीं पे आपको ये मिलती हैं सबसे ज़्यादा। यानी कि शांसी प्रांत के पश्चिम में होनान के उत्तर पश्चिम तथा शैनसी प्रांत के दक्षिण में है। तो ये आपका कहाँ पे आता है, इसके बीच में आता है आपके दक्षिण में, यानी कि शैनसी प्रांत के दक्षिण में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे की, यानी सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम बताएं। सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों अब आपको बताएंगे सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम। सुदूर पूर्व एशिया का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों में काफ़ी भिन्न है, यानी कि यह दक्षिण एशिया के आकार में 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना है। इसमें निम्नलिखित देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं आपको बताएंगे। यानी कि सुदूर पूर्व एशिया जो है वो भौतिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों में काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया यानी कि दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना है और जनसंख्या में 1.5 गुना है, जो सुदूर पूर्व एशिया हमारा आता है। पहला आपका आता है, इसमें पहला आपका आएगा चीन, जिसकी कैपिटल होगी बीजिंग। दूसरा आपका आता है हांगकांग, जिसका आपको पता है दोस्तों कि हांगकांग का जो राजधानी है वो चीनी आधिपत्य में है। फिर आपका आता है मकाऊ, सेम वही। तीसरा आपका आता है मकाऊ जो आपका चीनी आधिपत्य के सब अंदर। फिर चौथा आपका आता है, चौथा आपका जापान है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो, यानी कि जिसका हम अगर इंग्लिश में बात करें तो जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। पाँचवा आपका है, पाँचवा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, प्योंगयांग है। छठा आपका आता है, छठा है आपका दक्षिण कोरिया का राजधानी आपका सियोल है। सातवां आपका आता है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलानबटोर। फिर आपका आता है आठवें में क्या है, ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपेई। तो ये 8 देश आपके प्रमुख हैं जो आपके सुदूर पूर्व एशिया में मिलते हैं, और इनके मैंने आपको राजधानी के नाम भी बता दिया कि कौन से कहाँ पे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट का 5वां नंबर जो आपका है वो है जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं। जापान की जो कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित रूप से हैं कि जापान कृषि की प्रमुख विशेषताएं, पहला आपका आता है सघन कृषि। पहला क्या आता है दोस्तों आपका, सघन कृषि। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका बहुफसली कृषि प्रारूप, यानी कि दूसरा आपका क्या आता है, बहुफसली कृषि प्रारूप। तीसरा आपका आता है अंतर सस्य प्रारूप, अंतर सस्य प्रारूप। चौथा आपका आता है फसल चक्र। चौथा क्या आता है आपका, चौथा आपका आता है फसल चक्र। पांचवा आपका आता है दोस्तों प्रचुर मानव श्रमयुक्त कृषि, यानी कि प्रचुर मानव श्रमयुक्त कृषि। ये आपके जो कृषि, जापान में जो कृषि की प्रमुख विशेषता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका आता है छठवां नंबर, छठवां मैंने बताया आपको कि उर्वरकों का पर्याप्त उद्योग, यानी कि उर्वरकों का पर्याप्त उद्योग। सातवां आपका आता है दोस्तों, सातवें में आपका सीढ़ीदार कृषि। आठवां आपका आता है वैज्ञानिक एवं यंत्रीकृत कृषि। अब नौवां फिर आपका आता है प्रचुर उत्पादकता। नौवां क्या आता है आपका, प्रचुर यानी कि उत्पादकता, यानी कि आपको समझ में आ गई पहला दूसरा। पहले में आपका आता है सघन कृषि, दूसरा बहुफसली कृषि प्रारूप, तीसरा अंतर सस्य प्रारूप, और चौथा आपका आता है फसल चक्र। फिर पांचवा आपका आता है प्रचुर मानव श्रमयुक्त कृषि। छठवां आपका आता है दोस्तों उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग। सातवां आपका आता है सीढ़ीदार कृषि। आठवां आपका आता है वैज्ञानिक एवं यंत्रीकृत कृषि, और फिर आपका आता है नौवां आपका आता है प्रचुर उत्पादकता। तो इस तरीके से आपको मैंने जापान की कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो मैंने बताया। फिर आपका आता है छठवां क्वेश्चन, यानी कि चीन की प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। जो चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। ये आपका जो है वो वर्तमान, यानी कि आंसर में लिखेंगे आपको आंसर
आपका हो जाएगा कि वर्तमान विश्व में चीन एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो ना कि केवल स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करता है, बल्कि एशिया एवं अफ्रीकी देशों को भी औद्योगिक उत्पादन निर्यात कर रहा है, जिनके यानी कि चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्न हैं। पहला आपका आता है संघाई वुहान प्रदेश, यानी कि संघाई वुहान प्रदेश, यानी कि अगर बात करें दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा था वो कहाँ से स्टार्ट होता, वो आपके वुहान क्षेत्र से ही स्टार्ट हुआ था। दूसरा आपका आता है दोस्तों उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। फिर तीसरा आपका आता है बीजिंग टिएनजिन औद्योगिक प्रदेश। तो ये आपके 3 जो हैं वो प्रमुख प्रदेश हैं। यहाँ आपको कैंटन, हांगचाओ, नानकिंग, सिंगताओ, आनसन, हरबिन, क्यामते, फिर आपका आता है बीजिंग, फिर उसके बाद में ताइयुआन हो गया, फिर आपका आदि इसके प्रमुख जो केंद्र हैं वो कुछ इस प्रकार आपके थे। यानी चीन के जो औद्योगिक प्रदेश थे ये आपके कुछ इस तरीके से थे। अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने पहले आपको बताया था चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। दूसरा आपका आता है टाइफून किसे कहते हैं। आपको आंसर में लिखना है कि टाइफून एक कम दबाव का ऐसा तूफान है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है और प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में इसे सिर्फ तूफान माना जाता है, लेकिन जब जब इसकी भीतरी हवाओं का रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर से इससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम क्या दिया जाता है, इसको टाइफून के नाम से दिया जाता है। कई बार टाइफून का जो उच्चतम रफ्तार है वो क्या था दोस्तों, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नापी गई है। तो जो आपका होता है, यानी कि इसके बीच में आपका यहाँ से होता है कि जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है, यानी कि जहाँ पे समंदर का गर्म इलाका था वहाँ से जो उठता है उसी को हम टाइफून कहते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइफून के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें क्वेश्चन की, जापान का भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है, यानी कि जापान को भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है। यानी कि आंसर में लिखेंगे आप कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जापान एक दुर्बल क्षेत्र है। यानी कि अगर भूवैज्ञानिक देखा जाए, यानी कि जापान को अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका दुर्बल क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी व भूकंपों की अधिकता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग कितने आते हैं, यहाँ पे 1500 भूकंप आते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लगभग आपको 1500 भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान में 3196 ज्वालामुखी हैं, जिनमें 30 आपके सक्रिय ज्वालामुखी, और इसमें जो आपका पवित्र ज्वालामुखी है वो आपका पवित्र में आपका फ्यूजी एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसमें आपका जो आपका फ्यूजी है वो आपका एक सप्त ज्वालामुखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तर कोरिया की राजधानी एवं शासक के नाम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब आपका आता है आंसर में, आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया जनवादी लोकतंत्र गणराज्य है। एशिया में उत्तर कोरिया प्रायद्वीप बसा हुआ देश है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर आपका होता है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है। उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक जो हैं वो किम जोंग उन हैं। अब बात करते हैं कोरिया प्रायद्वीप 38वें समानांतर पर बनाया गया है, यानी कि कोरियाई सैन्य विहीन क्षेत्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका होता है यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी का शासक का नाम। अब फिर आपका आता है सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सुदूर पूर्व एशिया में वनों का प्रकार। ये आपके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब इसमें आपको बताएंगे सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार। जलवायु मिट्टी एवं उच्चावचन की विभिन्नता के कारण सुदूर पूर्व एशिया में वनस्पति की विभिन्नता मिलती है। यहाँ निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला तो आपका आता है मरु वनस्पति, यानी कि पहला आपका आता है मरु वनस्पति। दूसरा आपका आता है स्टेपी घासें। तीसरा आपका आता है दोस्तों अर्धमरु झाड़ियाँ। चौथा आपका आता है मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन। फिर चौथा आपका शुष्क पर्वतीय वन। फिर छठवां आपका आता है दोस्तों उच्च पर्वतीय वन।
और उसके अंदर फिर 7वां पद है उच्च पर्वत यानी कि उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन आदि। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सुदूर पूर्व एशिया के जो वन हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आता है खंड बा। खंड बा में आपको क्या पर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। नोट आपका दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बन के आया है आपके लिए। तो इस तरीके से आपको नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। दूसरा क्वेश्चन आपका जापान में मत्स्य उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए। अब आपका आता है मछली जापान के निवासियों का मुख्य भोजन है। आज भी जापान की 20% जनसंख्या का भोजन मछलियों से ही प्राप्त होता है। विश्व में किसी भी देश में जनसंख्या का इतना बड़ा भाग मछलियों पर निर्भर नहीं है। चावल और मछली जापान का अधिकांश जनसंख्या का भोजन है। विश्व में मछली उत्पादन तथा खपत दोनों पहलुओं के आधार पर और एक और जापान यानी विश्व की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ता है। यानी कि दूसरी ओर बात करें तो जो जापान है वो विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है, और दूसरी ओर जापान विश्व के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मछलियों की खपत भी करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको खपत भी होती दिखाई दे रही है। यानी कि जापान के आपका आता है जापान में प्रति व्यक्ति जो है वो 100 पाउंड मछलियों के उत्पादन में 65 पाउंड मछलियाँ खपत कर लेता है, और शेष जो आपका बता है 35 पाउंड के निर्यात कर देता है। सन यानी कि आपको बात करें सन 1992 में जापान 92 लाख टन की मछली उत्पादन हुआ। जापान में इतना अधिक मत्स्य उत्पादन होने के निम्न कारण थे। पहला तो आपका आता है कृषि भूमि की कमी एवं जनसंख्या की अधिकता के कारण जापान में निवासियों को अपनी कदर यानी कि उदर पूर्ति के लिए समुद्रों की ओर अग्रसर होना पड़ा। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, जापान की सामुद्रिक यानी कि आपका दूसरा है इसमें आपका कि सामुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल में कुशल नाविक हैं, जिससे इस व्यवसाय ने सहायता मिली है। फिर तीसरा का जापान में अधिकांश तट कटा फटा है, इसलिए अनेक मछली पकड़ने के केंद्र आसानी से बना लिए गए हैं। फिर चौथा कहता है गर्म क्यूरोसियो और ठंडा क्यूराइल धारा के आपस में मिलने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन मिल जाता है, जिस पर आधारित अनेक मछलियों के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। जापान की जलवायु एवं व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ मछलियाँ जल्दी खराब नहीं होती, यानी कि आपका 5 हो गया। छठा आपका आता है प्रतिशत ग्रह तथा वातानुकूलित नावें बना ली जाती हैं, जिससे इस व्यवसाय में और भी सुविधा मिलती है। तो इस तरीके से आपका दोस्तों मैंने आपको जापान में मत्स्य उद्योग के बारे में बताया। फिर आपको बताएंगे इसमें आए वाले क्वेश्चन में ताइवान के यातायात परिवहन की वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। ये सब प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बताया गया है। अब आपका आता है ताइवान में यातायात परिवहन का वर्णन कीजिए। रेल मार्गों का विकास ताइवान में सरकारी एवं प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया है। ताइवान रेलवे प्रशासन यानी कि सरकारी संस्था है जो रेल को नियंत्रित करती है। इसकी अंतर्गत यानी कि 2378 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त 1191 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में यानी कि कीलुंग बंदरगाह में दक्षिण को कोसियुंग तक जाता है। यहाँ के प्रमुख नगर एवं औद्योगिक केंद्र जो इस प्रकार इस मार्ग से सुविधा प्राप्त करते हैं। पूर्व में एक प्रमुख मार्ग यानी कि हुलियन से तायुं तक 175 किलोमीटर की लंबाई में है। सड़कों का ताइवान कुल विस्तार 2002 और 698 किलोमीटर की लंबाई है। सड़कों के विकास भी द्वीप के पश्चिमी भाग में अधिक हुआ है। कुल सड़कों में 13,857 यानी कि 887 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की हैं। प्रमुख सड़क मार्ग रेल मार्ग के समान कीलुंग की कोआंसियो यानी कि
को ओसियो युग से संयुक्त करता है। इसको पिंगतुंग तक बढ़ाया गया। मध्य के पर्वतीय भागों में भी निपटने के लिए विकास का कार्य किया जा रहा है। यहाँ ताइवान हाईवे ब्यूरो सरकारी संस्थान है जो देश में 1365 बसों का परिचालित करता है। संपूर्ण द्वीप में बस सेवा अच्छी है। तो इस तरीके आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा आपका है सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या इनकी जनसंख्या का वर्णन कीजिए। यानी कि इनकी जनसंख्या जो है उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है थोड़ा बहुत। अब आपको इसमें बताएंगे तीसरा क्वेश्चन सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या का वर्णन कीजिए। इसमें आपको बताएंगे चीन में न केवल एशिया अपितु विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा यहाँ सीमित परिवार अर्थात एक बच्चे की संकल्पना का पूर्ण रूपेण पालन किया है जाने से वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है। दूसरी ओर जापान ने क्षेत्र एवं संसाधन सीमित होने के कारण जनसंख्या का सीमित कर रखा है। दक्षिणी कोरिया में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत जो है वो 84.2 जो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक है। चीन में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। यद्यपि प्रारंभिक काल में यह वृद्धि सीमित रहेगी किंतु ईसा बाद 1200 वर्ष के पश्चात इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वास्तव में जनसंख्या 59.01 लाख अंकित की गई। 1991 में जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या 113 करोड़ थी जो 2001 में आके इसको 128 करोड़ 69 लाख हो गई। पूर्वी एशिया में देशों की जनसंख्या का संक्षिप्त विवरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला आपका आता है चीन। पहला आपका क्या आता है दोस्तों? पहला आपका आता है चीन। दूसरा आपका आता है चीन आप लिखेंगे 12,852 लाख और जो इसका वार्षिक रेट है वो आपको 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। फिर आपका आता है दूसरा जापान। जापान आपका 12,073 किलो लाख आपका ये हो गया वर्ष। उसके अंदर फिर आपका आता है 0.5 जिसकी जो चाहे वो 78.9% है। चौथा आपका आता है दोस्तों दक्षिणी कोरिया 471 लाख जो है 1.1 आपका होगा पेंडिंग। फिर आपका आता है ताइवान। ताइवान में आपका है दोस्तों वही चीज़ें लफड़ा। ताइवान में आपका 22.10 लाख ये आपके जनसंख्या दृष्टि में आपको मिलते हैं इस तरीके से। अब बात करेंगे चीन की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है वो यांगसी कियांग यानी कि मध्य एवं निचली घाटी है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 2000 यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। दक्षिण चीन के 12 प्रांत जो 28% क्षेत्र घेरते हैं यहाँ 59% जनसंख्या केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर विरल और अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जिनके चीन के 55% भाग केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण चीन का औसत घनत्व जो है वो 68.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपका लघुत्तरीय था आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी चीन में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो इस तरीके से आपका जो है दोस्तों यानी कि चीन में जो प्रमुख पाई जाने वाली मिट्टी है यानी कि आप लोग हेडिंग डालेंगे चीन में पाई जाने वाली मिट्टी यानी कि सॉइल्स इन चाइना। चीन के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाए जाते हैं। जैसे थार्प महोदय ने चीन की मिट्टियों के निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। आता है यानी कि आपका पहला आता है पेडाकल मिट्टियाँ। पहला में आता है चरजोना मिट्टी, दूसरा चेस्टनट मिट्टी, तीसरा आपका था लोयस मिट्टी, चौथा आपका आता है सियांगचांग मिट्टी, फिर पांचवा आपका आता है मरुस्थलीय मिट्टी, छठवां आता है आपका चूनायुक्त मिट्टी यानी कि चूनायुक्त कांप मिट्टी, सातवां आपका आता है लवण यानी कि सैल एवं क्षारीय आपका आता है एल्काइन मिट्टी। फिर आपका आता है बा नंबर। बा में आपका आता है बेडाल्फर मिट्टियाँ। इसमें आपके आते हैं भूरी और बादामी मिट्टी। नौवां आपका आता है बादामी मिट्टी। दसवां आपका आता है आपका पर्पल बैगनी एवं बादामी मिट्टी। 11वां आपका आता है लाल मिट्टी। 12वां आपका आता है पीली मिट्टी। 13वां आपका आता है चूना रहित मिट्टी। फिर आपका आता है सा नंबर। सा में है अन्य मिट्टी की रेंडी
जिनास मिट्टी यानी कि रेंडी जिनास मिट्टी, और फिर आपका आता है पेडाकल मिट्टियाँ, फिर आपका आता है नंबर पेडाकल मिट्टियाँ। इसमें आपका चरजोनम मिट्टी है। रूसी शब्द यानी कि रूसी भाषा के शब्द चरजोनम का अर्थ है कि काली मिट्टी, यानी कि चरजोनम का मतलब क्या होता है दोस्तों, काली मिट्टी। यह मिट्टी उत्तरी मंचूरिया, आंतरिक मंगोलिया एवं उत्तरी पूर्वी तिब्बत में पाई जाती है। मंचूरिया की काली मिट्टी का क्षेत्र वस्तुतः यूक्रेन एवं दक्षिणी साइबेरिया रूस में काली मिट्टी क्षेत्र का ही विस्तृत पूर्वी भाग है। उसके अंदर फिर आपका आता है दोस्तों, इसमें पूछा गया यह मिट्टी विश्व की उर्वरक मिट्टियों में से है, तथापि इस मिट्टी के क्षेत्र में अल्प एवं अनिश्चित वर्षा के कारण सामान्यतः छोटी घासें अथवा स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है। जहाँ सिंचाई संभव है वहाँ गेहूँ, सोयाबीन और फिर आपका आता है केओलिन, ज्वार आदि बाजरा का उत्पादन होता है। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन, जापान में सूती वस्त्र का उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फिर आपको बताएंगे इसमें जापान में सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका जापान में सूती वस्त्र उद्योग। जापान में औद्योगिक क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का महत्व सबसे अधिक है। जापान की औद्योगिक विकास सूती वस्त्र यानी कि व्यवसाय के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले 1862 में दक्षिणी क्यूशू में यानी कि कागोशिमा में सूती वस्त्र का कारखाना खुला। इसके बाद 1880 तक ओसाका तथा इसके आसपास के नागरिकों में अनेक कारखाने खुल गए। वर्ष 1894 से 95 ईस्वी में चीन के साथ प्रारंभ होने वाले युद्ध से जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय का विकसित होने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय में तीव्र गति से प्रगति करने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में इस क्षेत्र में और भी विकास हुआ और 1910 ईस्वी में तक जापान में 140 सूती कपड़े के कारखाने खुल गए। इसमें आपको 160 करोड़ मीटर वर्ग सूती उत्पादन हुआ। फिर आपका आता है कि जापान में सूती वस्त्र व्यवसाय के अत्यधिक विकसित हो जाने पर निम्न कारण है। पहला आपका आता है जापान में पूर्वी समुद्री तटीय प्रदेशों में वर्ष भर नमी रहती है, जिसके फलस्वरूप इस भाग में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर गया है। दूसरा आपका आता है जापान की जनसंख्या अधिक होती है, इसके कारण उस उद्योग के लिए पर्याप्त रास्ते श्रमिक मिल जाते हैं। इस तरीके से आपका चौथा आता है दोस्तों, इस तरीके से आपका चौथा आता है जापान में सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका आता है जापान में सूती वस्त्र उद्योग। जापान में औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे महत्व अधिक है। जापान का औद्योगिक विकास सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ और यहाँ सबसे पहले 1862 ईस्वी में दक्षिणी क्यूशू में कागोशिमा में सूती वस्त्र का कारखाना खुला। इसके बाद 1880 ईस्वी में तक ओसाका तथा इसके आसपास के नगरों में अनेक कारखाने खुल गए। वर्ष 1894 से 95 ईस्वी में चीन के साथ यानी कि प्रारंभ होने वाले युद्ध जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय को विकसित करने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय तीव्र गति से प्रगति करने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में इस क्षेत्र में भी विकास हुआ और 1910 ईस्वी में जापान में 140 सूती कपड़े के कारखाने खुल गए तथा 160 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र यानी कपड़ा उत्पन्न हुआ। फिर आपका आता है दोस्तों कि एशिया के समस्त बाजार में जापान में बने सूती वस्त्र के बिकने लगे। इस समय जापान में 124 लाख तकुए और 332 लाख करघे चालू थे और इसमें उत्पन्न समस्त सूती वस्त्र आसानी से खपत हो जाया करता है। इससे इन उद्योग यानी कि इस उद्योग के लिए क्षेत्र में और भी यानी कि
विकास हुआ। जापान में सूती वस्त्र व्यवसाय के अत्यधिक विकसित हो जाने के कारण निम्न कारण थे। पहला आपका था, जापान में पूर्वी तटीय प्रदेशों में वर्ष भर नमी रहती है, जिसमें फलस्वरूप आपका इस भाग में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कम कर गया। फिर दूसरा आपका आता है कि जापान की जनसंख्या अधिक होने के कारण इन उद्योग के लिए पर्याप्त सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। तीसरा आपका था, इस उद्योग के कच्चे माल अथवा कपास की पूर्ति क्वांटो मैदान से अर्थात आयात करने के आसानी से हो जाती है। चौथा आपका आता है, जापान में जल विद्युत का बहुत विकास हुआ है, इसलिए इस उद्योग की सस्ती विद्युत शक्ति मिल जाती है। फिर आपका आता है यानी कि 5वां नंबर कि नवीन मशीनों की प्रयोग तथा तकनीकी ज्ञान के कारण यहाँ उत्तम श्रेणी के सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर आपका आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में पराजय होने के कारण इस व्यवसाय में बड़ा धक्का लगा तथा अनेक कारखाने बंद हो गए। युद्ध में पूर्व देश 124 लाख तक हुए और 332 कर गए थे, जो बाद में आपके 29 लाख तक हुए हो गए और 150 लाख कर गए आपके रह गए। 1945 में 330 करोड़ वर्ग मीटर की सूती वस्त्र बना, वहाँ 1945 में केवल 77 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र तैयार हुआ, यानी कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। पहला तो आपका था हैंसिन, इसमें आपका कोबे, ओसाका, ओकायाम तथा अन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। जापान में सूती वस्त्र के उत्पादन में ओसाका का प्रथम स्थान, यहाँ समस्त जापान के सूती वस्त्र उत्पादन के लगभग 35% प्राप्त होता है। फिर आपका था दूसरा किहिन क्षेत्र, यह सूती वस्त्र का उद्योग द्वितीय प्रमुख क्षेत्र यानी कि टोक्यो योकोहामा दो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। दक्षिणी पश्चिमी हांसू, इस केंद्र में प्रमुख आपका आता है ओकायामा, कुरे और हिरोशिमा आदि। फिर चौथा आपका आता है मिनी ओबारी मैदान, यह क्षेत्र हैंसिन तथा किहिन क्षेत्र के मध्य में स्थित नगाया या इससे क्षेत्र में प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में अलावा जापान के सागरीय तट क्षेत्र पर उत्तरी हांसू प्रदेश में छोटे छोटे केंद्र शिकोकू में यानी कि स्थित हैं। अब आपको बात करेंगे अथवा वाले क्वेश्चन में चौथे के, सुदूर पूर्व एशिया में जलवायु प्रदेशों में बांटी है, यानी कि जलवायु प्रदेश जो है उसके में आपको बताएंगे थोड़ा बहुत। फिर आपका आता है सुदूर पूर्व एशिया यानी कि पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी, पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं, यानी कि दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं, दक्षिणी चीन सागर और जापान की ओर चलती है। इसके विपरीत शीतकाल में हवाएं चीन से यानी कि चीन सागर की ओर चलती हैं। इन हवाओं का मार्ग में अनेक चक्रवाती तूफान भी आते रहते हैं। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि पूर्वी एशिया की मानसूनी हवाएं तो महाद्वीप के ऊपर बहुत ऊंचाई तक प्रवेश करती हैं और ना ही संपूर्ण ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी कि मानसूनी हवाओं से होती हैं। वास्तव में पूर्वी एशिया का मानसून स्थिर और समान दिशा का न होकर दिशा, गति एवं वर्षा का मात्रा परिवर्तनशील होता तथा चक्रवात एवं गतिविधियों यानी कि प्रति चक्रवातों का इनमें से महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आपका आता है चीन में यानी कि शीतकाल में शुष्क एवं ठंडी हवाओं में तापमान उत्तरी भाग 10 सेंटीग्रेड तथा दक्षिणी चीन सागर में 35 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ग्रीष्म में मध्यकालीन चीन में औसत और 39 सेंटीग्रेड आपके दक्षिण चीन से 15 सेंटीग्रेड कहलाता है। अब बात करेंगे पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन में आपको पता है कि चीन में जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। तो इससे आप बताएंगे इसमें चीन में जनसंख्या के वितरण की विवेचना। चीन में आंसर लिखेंगे आप, चीन में जनसंख्या का वितरण जितना असंतुलित है उतना ही कदाचित ही नहीं और हो लगभग 94% जनसंख्या यानी कि 94% जनसंख्या देश में केवल छठे भाग में रहती है और इससे परंपरागत चीनी आबाद में क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि औसत तथा कृषि क्रमशः 400 तथा 600 है। वस्तुतः एक और चीन अत्यंत जन संकुचित हैं।
और दूसरी ओर विरल आबाद यानी कि चीन का औसत घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बेचुआन बेसिन यानी कि यांगत्से डेल्टा, उत्तरी मैदान आदि में 1900 से 1000 और कहीं कहीं 2000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चीन सरकार इस स्थानीय क्षेत्र तथा यानी कि प्रादेशिक जन संकुचन और अनुविरलता के माध्यम से जागरूकता है, तब राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय संसाधनों के संतुलित विकास तथा आबादी के सम्यक के विरल आबाद यानी कि प्रदेशों में चीन के मुख्य क्षेत्र में लाकर करोड़ लोगों को बसाए गए और प्रयत्न तेजी से चल रहा है। कृषि भूमि और जनसंख्या के वितरण में पूर्व सामंजस्य दिखाई देता है। इस वितरण में सामंजस्य में प्रत्येक एवं की भरोच रूप में ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों में बहुत यानी कि अधिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में उत्तर में दक्षिणी यानी कि दोनों शिक्षाओं में मुख्य रूप से लोग आए, लेकिन ऐतिहासिक में अधिकांशतः उत्तरी चीन में अधिक एवं दक्षिणी चीन में अधिक किसान पर यानी कि पुर्तैनी मिट्टी ने बांधा, लेकिन जीवन निर्वाह में की कठिनाइयाँ के कारण लाखों चीनी मंचूरिया, फार्मूसा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों में अन्यत्र जाकर बस गए। इस प्रकार चीन की जनसंकुलता प्रजनन के लिए रह गए। चीन की 3/4 जनसंख्या के 4 प्रदेशों, पहला उत्तरी चीन आपका हो गया मैदान, दूसरा घनत्व में आपका 2300 से 500 मनुष्य प्रति वर्ग, दूसरा आपका है मध्य एवं निचली यांगत्से घाटी, चीन की लगभग 20% आपका औसत घनत्व वर्ग है। फिर आपका आता है जिसमें आपको 700 व्यक्ति हैं। तीसरा आपका जेचुआन बेसिन, चीन में 12% जनसंख्या, औसत घनत्व यानी 800 मनुष्य, और 4 दक्षिण कैंटन की डेल्टाई क्षेत्र, नदी घाटियों आदि घाटियों में औसत घनत्व 500 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित कर सकते हैं। फिर आपका आता है दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया के प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करेगी। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में आपको लिखना। अब बात करेंगे अथॉले क्वेश्चन पे। आंसर लिखेंगे आप दोस्तों कि सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित है तथा धरातल ने भी इसे प्रभावित किया है। चीन में विगत दशकों में वनस्पति की पर्याप्त हानि हुई है और वर्तमान में यह हानि 10% क्षेत्र में वनों पर विस्तार है, जिस यानी कि दक्षिणी चीन में सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन मिलते हैं, जिनमें टैली, बांस, टुंग, रबर आदि के वृक्ष मिलते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी चीन में पतझड़ वाले वन हैं, जिनमें साल, सागौन आदि के वृक्ष हैं। चीन के शुष्क प्रदेशों जैसे यानी कि गोबी, वकला, मकान आदि पश्चिमी चीन में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तिब्बत और सिक्यांग के क्षेत्र में छोटी घास और स्टेपी प्रदेश में वनस्पति मिलती हैं। जापान में वनों का विस्तार अधिक है। संपूर्ण जापान में 68% आपका जो है वन से विस्तार है। यहाँ वनों का उपयोग साथ साथ उनका संरक्षण, पुनर्रोपण भी उचित रूप से किया जाता है। जापान में उपोष्ण यानी कि कोणधारी और शीतोष्ण प्रकार के वन, कुपोषण वन में आपका जापान और पर्वतीय ढालों पर इनसे स्प्रूस, बीच, एल्डर और लार्ड के वृक्ष और शांतिशीतोष्ण वनस्पति पश्चिमी होक्काइडो, दक्षिणी प्रांसु और दक्षिण पश्चिम जापान के उच्च क्षेत्रों में इनमें चीड़, बनू, चेस्टन, ओक, चेरी, वाल्टन वृक्ष प्रमुखता से होते हैं। ताइवान के लगभग 55% क्षेत्र पर प्राकृतिक की वनस्पति का विस्तार है। यहाँ उष्ण सदाबहार सघन वनों का तथा कोणधारी वनों का विस्तार है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6वें वाले पे हम आएंगे कि मंचूरिया यानी कि आपका जो मंचूरिया प्रदेश है उसके विकास के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। आठवां आपका दोस्तों आता है कि मंचूरिया प्रदेश में औद्योगिक विकास का उत्तरदायी कारकों का वर्णन। पहला आपका आता है यानी कि आंसर में आप लोग लिखेंगे कि कृषि, वन एवं खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण यानी कि
इसके जो प्रचुरता के कारण जो मंचूरिया का उज्जवल भविष्य का उद्देश्य यानी कि भविष्य का प्रदेश अथवा सुरक्षित भंडार का गोदाम कहा जाता है। यानी कि औद्योगिक दृष्टि से मंचूरिया बहुत उन्नत, यहाँ औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक विशेष उत्तरदायी रहे हैं। पहला आपका आता है कोयले की सुलभता, दूसरा आपका आता है उद्योगों के लिए कच्चे माल की अधिकता, तीसरा आपका आता है विस्तृत परिवहन व्यवस्था, चौथा आपका आता है दोस्तों महत्वपूर्ण पोताश्रय एवं बंदरगाह जैसे मुकडेन, दईरेन एवं हार्बिन की अवस्थिति, पाँचवा आपका सरकार द्वारा समुचित संरक्षण, छठवां आपका है पूर्व काल में बाह्य संबंध, यानी कि लोहा एवं इस्पात यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। चीन के दो यानी कि महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात प्रतिष्ठान अनसान आयरन वर्क्स एवं पिनसिहू आयरन वर्क्स इसी प्रदेश में है। सोयाबीन से तेल निकालना एवं खाद का निर्माण करना यहाँ का अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अलावा सीमेंट, सूती वस्त्र यानी कि रेशम वस्त्र, चमड़े का सामान, चीनी साफ करना, साबुन बनाना, मोमबत्ती, मिट्टी का बर्तन, सिगरेट, तांबे का तार आदि बनाने कारखाने भी यहाँ हैं। चांगचुंग में आपका बृहत्तम मोटर निर्माण का कारखाना है। मंचूरिया के औद्योगिक विकास में यातायात के मार्गों का महत्व रहा। पहले रूसी एवं जापानी लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ रेल मार्गों का निर्माण किए थे। वर्तमान में यहाँ 12,800 यानी कि यहाँ पे वर्तमान में आपको 12,800 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग अर्थात पूरे चीन का 1/3 रेल मार्ग इसी प्रदेश में है। इसके अलावा इस प्रदेश में 24,000 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग भी है, जैसे सुंगरी, अमूर, चियान एवं उसूरी नदियों में नौ परिवहन की सुविधा है, जैसे दायरेल, लुसुन, हुलुताऊ। फिर आपका था यूंकू यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। फिर आपका चीन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का कारकों को बताइए। इसके बाद में आपको मैं चीन के जो आपको मिलेगा इसमें सूती वस्त्र के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे चीन में आपको सूती वस्त्र सन 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में चीन विश्व का बृहत्तम कपास उत्पादक देश बन गया है। 1970 ईस्वी में 16.8 लाख मीट्रिक टन सूत उत्पादन हुआ, जबकि उस वर्ष में भारत का 10 लाख मीट्रिक टन सूत का उत्पादन हुआ था। अतः सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन गया। चीन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला आपका आता है दोस्तों, पहला आपका आएगा इसमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास का उत्पादन यहाँ प्रचुर मात्रा में हो जाता है। विश्व के कपास में उत्पादक देश में चीन का प्रथम स्थान की 27% है। दूसरा आपका आता है अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ सस्ते एवं पर्याप्त श्रमिक मिल जाते हैं, साथ ही देश के अंदर सूती वस्त्र की खपत भी अधिक है। तीसरा आपका आता है ऊर्जा के लिए प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध रहा, बाद में बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ। फिर चौथा आपका आता है दोस्तों इसमें कि सूती वस्त्र धोने एवं रंगने का काम नदियों के पानी से होता है। फिर पाँचवा आपका आता है कि सूती वस्त्र उद्योग में पहले जापान ने प्रेरणा दी, क्योंकि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार देने के लिए यहाँ प्रयत्नशील था। इसलिए उद्योग की दृष्टि से अविकसित चीन ने सूती वस्त्र के विकास के जापान ने यथेष्ट सहायता की। छठवां आपका पहले सूती वस्त्र के कारखानों की स्थापना तटीय भागों में ही, क्योंकि उन सभी स्थानों में गृह युद्ध का खतरा नहीं था। फिर आपका आता है 9वां नंबर आपका आता है दीर्घकाल में इस उद्योग से संबंधित, यानी कि आपका छठवां आता है 7वां आता है कि चीन ने सूती वस्त्र के उद्योग देश के अंदर एवं बाहर विस्तृत बाजार उपलब्ध है। इसके अलावा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जनबहुल देशों में यहाँ सूती वस्त्र मांग अधिक थी। फिर 11वां यानी परिवहन व्यवस्था की प्रगति क्रमशः बढ़ रही है। फिर आपका आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय चीन में इस उद्योग ने काफ़ी प्रगति की थी, क्योंकि इस समय जापान अपने कारखानों में युद्ध के लिए प्रयोजनीय उपकरण बनाने में व्यस्त था। उस मौके का लाभ उठाकर चीन ने सरकारी संरक्षण की सहायता से सूती वस्त्र के कारखानों स्थापित किए गए। उपर्युक्त कारकों के प्रभाव से चीन में सूती वस्त्र उद्योग की काफ़ी प्रगति हुई। सूती वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो आपका होता है दोस्तों यांगटीसी
आपका क्या था, यांगत्से नदी के मुहाने पर स्थित चीन का बृहत्तम नगर शंघाई है। यहाँ चीन के 50% सूती वस्त्र के कारखाने हैं। चीन में सूत एवं सूती वस्त्र का सबसे अधिक एकत्रीकरण एवं वितरण यहीं से होता है। तो ये दोस्तों आपका यानी कि आपका वीडियो, आपका क्वेश्चन यहाँ तक का था। अब आप बात करेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में यानी खंड सा में आपका नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में है। पहला आपका 7वां आता है कि जापानी कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जापान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी कि आपको मैंने वीडियो में इसके पहले ये सारे क्वेश्चन अपलोड करवा दिया है जो सेक्शन सी के यानी कि खंड सा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपडेट करा दिया है। जो नहीं मिला है वो मैं जल्द ही अपडेट करा दूँगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको जब समझ में आएगा, जब आपको के सामने लिखा होगा, तब आपको अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है यानी कि 8वां क्वेश्चन आपका दोस्तों कि चीन को जलवायु प्रदेशों में बांटिए, उनमें से किसी एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फिर 9वां आपका आता है, चाहे आप ये करिए चाहे वो करिए। फिर 9वां आपका आता है, इसमें आपका 9वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि जापान में मत्स्य उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 10वां आपका आता है, सुदूर पूर्व एशिया में शक्ति संसाधनों का वितरण का विवेचना कीजिए। फिर 11वां आपका आता है दोस्तों, चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपका 5 क्वेश्चन में से इसमें आपके 2 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के बीच में मैं करता हूं तो आपका एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक का मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और अगली वीडियो में मैं इसका कुछ अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अलग से बताने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मॉडल पेपर आपका डेली बेस आपका मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।